हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का नेक्स्ट लेक्चर कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, पहले तो सॉरी आप सबको, क्योंकि हम काफ़ी दिन बाद यह लेक्चर ला रहे हैं। अब आज से यह वीडियो लेक्चर के बाद आपको कंटिन्यू वीडियो लेक्चर मिलेगा, पर डे मिलेगा, और हो सकता है कि एक दिन में 2 भी वीडियो मिल जाए। तो अब टेंशन की बात नहीं है, अब सिर्फ पढ़ना है और अब सिर्फ अपने बोर्ड के एग्ज़ाम पे और सेंटअप एग्ज़ाम के बिहार बोर्ड के उस पर फोकस करना है और जल्दी जल्दी से अपना जो सिलेबस है वो कंप्लीट करना है। ठीक, तो शुरू करते हैं। ठीक, तो हम लोग आज पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। ठीक, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम लोग बहुत चीज़ पढ़ चुके हैं, तो आज हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, ध्यान से दीजिएगा। हम डिफिनीसन लिखे हुए हैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है, डिफिनीसन पढ़ना है, समझना है और उसको आगे हम लोग को कंटिन्यू करना है। ठीक, तो हम लोग लिखने में टाइम वेस्ट नहीं करना है, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप लोग, लिखने में टाइम वेस्ट नहीं करना है। ठीक, आप लोग भी मतलब स्क्रीनशॉट ले लीजिए और उसको लिख लीजिए आराम से, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है। ठीक, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्या है, it is a type of energy which is associated with the arrangement or configuration of the charge particle whenever the charges configuration changes it changes। तो यह एक तरह का एक टाइप ऑफ एनर्जी होता है जो कि पार्टिकल के अरेंजमेंट पे डिपेंड करता है। ठीक, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, एक तरह का एनर्जी होता है जो कि पार्टिकल के कॉन्फ़िगरेशन पे डिपेंड करता है। जैसे जैसे कॉन्फ़िगरेशन चेंज करेगा वैसे वैसे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी चेंज करेगा। बात समझ में आई? सिंपल सा डिफिनीसन है, शॉर्ट सा डिफिनीसन है कि यह एक तरह का एनर्जी है जो कि पार्टिकल के अरेंजमेंट पे डिपेंड करता है और जैसे जैसे पार्टिकल का अरेंजमेंट कॉन्फ़िगरेशन बदलता है वह इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी भी बदल जाता है। बात समझ में आए? उसके बाद क्या लिखा हुआ है, द एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी एंड द एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी कैन नेवर बी डिफाइंड। तो यह बात समझने से पहले यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं दी एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी एंड द एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी कैन नेवर बी डिफाइंड। तो सबसे पहले समझते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है। यह क्लास 11th का टॉपिक है, तो हम आपको बोले थे कि हम आपको 11th में का भी टॉपिक समझाएंगे, बताएंगे, तो उसके लिए भी आपको टेंशन नहीं लेना है। तो यह एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है और पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है। तो पोटेंशियल एनर्जी भी वही एक तरह का एनर्जी होता है जो कि पार्टिकल के अरेंजमेंट और क्या कहते हैं कॉन्फ़िगरेशन पे डिपेंड करता है। जैसे जैसे पार्टिकल का अरेंजमेंट और कॉन्फ़िगरेशन बदलता है पोटेंशियल एनर्जी भी बदलता है। उसी में जो पार्टिकल होता है अगर हमारा चार्ज हो तो वो क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा। अगर वही पार्टिकल मेरा चार्ज ना हो कि कोई अदर सब्सटेंस हो तो वह मेरा पोटेंशियल एनर्जी के केस में आएगा। अगर वह पार्टिकल मेरा जो चार्ज हो, जैसे प्रोटॉन हो गया, इलेक्ट्रॉन हो गया, न्यूट्रॉन हो गया, तब वह क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी के केस में आ जाएगा। तो बोल क्या रहा है, द एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी एंड द एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी कैन नेवर बी डिफाइंड। मतलब लिख सकते हैं आप लोग, देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेके लिख सकते हैं। तो कह रहा है कि एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी या पोटेंशियल एनर्जी कैन नेवर बी डिफाइंड। तो हाँ, प्योर जो पोटेंशियल एनर्जी होता है और प्योर जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी होता है वह कभी भी क्लियर मतलब अच्छे तरह से प्योर डिफाइन नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि पार्टिकल का अरेंजमेंट कुछ भी तो हो सकता है। कभी ए पे है, पॉइंट ए पे है, तो कभी पॉइंट बी पे है, कभी पॉइंट सी पे है। तो जैसे जैसे पार्टिकल का अरेंजमेंट हम पॉइंट ए टू बी से सी चेंज कर रहे हैं, उस तरह हमारा पार्टिकल का अरेंजमेंट भी चेंज हो रहा है। अरेंजमेंट चेंज हुआ तो एनर्जी ऑटोमेटिक चेंज होगा, तो एनर्जी भी चेंज हो जाता है। इसीलिए कभी भी एब्सोल्यूट या प्योर डिफाइन नहीं होता है। ना पोटेंशियल एनर्जी एब्सोल्यूट डिफाइन हो पाता है, ना ही इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन हो पाता है, क्योंकि यह डिपेंड करता है, डिपेंडेंट चीज़ है, इसीलिए यह इसको हम डिफाइन नहीं कर सकते हैं। बात समझ में आई? तो इसको आप लोग लिख सकते हैं, लिखिए। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी कहते किसको? ठीक, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी अगर हम एब्सोल्यूट इसको डिफाइन नहीं कर सकते हैं तो क्या कहते हैं, उसको क्या कहेंगे? तो ये कहेंगे इट इज़ द चेंज इन द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन फाइनल कॉन्फ़िगरेशन एंड इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन विच इज़ ऑलवेज डिफाइंड। तो यह क्या है, यह क्या है, इनिशियल पॉइंट। ठीक, इनिशियल और यहाँ पे फाइनल पोजीशन कॉन्फ़िगरेशन है, उसके बीच का जो चेंज होगा, उसके बीच का जो कॉन्फ़िगरेशन का जो चेंज होगा उसी को कहते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। ठीक, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी हम लोग समझ रहे थे कि एब्सोल्यूट डिफाइन नहीं है, प्योर यह डिफाइन नहीं है। तो क्या है, तो यह क्या है, इट इज़ अ चेंज इन द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। यह क्या है, चेंज है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी किसके किसके बीच का, तो इन फाइनल कॉन्फ़िगरेशन, फाइनल कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे और इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन विच इज़ ऑलवेज डिफाइंड। जो फाइनल और इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन है उसके बीच का जो चेंज होता है उसी को इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं।
तो उसी के बीच का क्यों? क्योंकि इनिशियल और फाइनल पोजीशन कभी भी चेंज हो सकता है। मेरे पर डिपेंड करता है या क्वेश्चन एग्जामिनर पर डिपेंड करता है कि आपका इनिशियल पॉइंट क्या दे और फाइनल पॉइंट क्या दे। इनिशियल पॉइंट को अगर दूर कर दिया या फाइनल पॉइंट को दूर कर दिया तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी भी बदल जाएगा। दूर किया तो बढ़ जाएगा, नज़दीक किया तो घट जाएगा। बात समझ में आए? उसके बाद क्या कह रहा है, The change in the electric potential energy between final and initial configuration is defined as the negative work done by the electric force during this process। तो कह रहा है यह जो चेंज होता है, ठीक, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, यह जो टोटली क्या है, चेंज है। किसका? तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का। और किसके बीच का? इनिशियल फाइनल पोजीशन, इनिशियल और फाइनल कॉन्फ़िगरेशन का। तो यह इसको हम समझेंगे कैसे? तो हम समझेंगे कि इलेक्ट्रिक फोर्स जो निगेटिव वर्क डन कर रहा होगा इनिशियल और फाइनल पोजीशन के कॉन्फ़िगरेशन के बीच का, उसी को हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी कहेंगे। अब बात समझ में आई? पहले तो हम लोग समझ रहे थे कि यह चेंज है किसके बीच का? इनिशियल और फाइनल पोजीशन का, जो कि पोजीशन चेंज होने पे बदल जा रहा है। फिर बाद में समझे कि यह एब्सोल्यूट डिफाइन नहीं है, प्योर डिफाइन नहीं है। फिर समझे कि चलिए डिफाइन नहीं है, तो यहाँ पे तीसरे लाइन में हम समझे कि यह डिफाइन है किसके बीच का? तो इनिशियल और फाइनल पोजीशन में डिफाइन है। फिर चौथे पॉइंट में हम लोग ये समझे कि यह जो चेंज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी जो चेंज है इनिशियल और फाइनल कॉन्फ़िगरेशन का, यह डिफाइन होता है इलेक्ट्रिक फोर्स के नेगेटिव वर्क डन का। ठीक, अभी इसको मैथमेटिकली हम लोग समझेंगे कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी क्या है, चेंज है इनिशियल और फाइनल कॉन्फ़िगरेशन का, चेंज है किसके जो चेंज होगा तो वो क्या है? तो जो वर्क डन करेगा इलेक्ट्रिक फोर्स, जो नेगेटिव वर्क डन करेगा, उसी को कहते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। बात समझ में आए? जो नेगेटिव वर्क डन होगा इलेक्ट्रिक फोर्स के द्वारा इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच के चेंज का, उसी को कहेंगे। ठीक, इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच का जो चेंज होगा, उसके बीच का जो वर्क डन होगा, और वर्क डन कौन करेगा? इलेक्ट्रिक फोर्स करेगा। उसी के चेंज के कॉन्फ़िगरेशन के चेंज को जो वर्क डन हो रहा है इलेक्ट्रिक फोर्स के द्वारा, उसी को हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी कहेंगे। बात समझ में आए? अभी तो हम लोग सिर्फ थ्योरेटिकली डिफिनीशन वाइज समझे हैं। अब हम लोग क्या समझेंगे, इसको मैथमेटिकली टर्म में समझेंगे। मैथमेटिकली टर्म में कैसे समझते हैं वो देखते हैं, या फिजिक्स के टर्म में कैसे समझते हैं वो देखते हैं। ठीक, चलिए, तो इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए, लिख लीजिए, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या नोट डाउन आप कर सकते हैं, जो आपका मन करे वो कीजिए। अब हम लोग इसको मैथमेटिकली समझेंगे या फिजिक्स के टर्म में समझेंगे कि कैसे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा। ठीक, फिजिक्स के टर्म में समझेंगे कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा। तो देखिए, ये होता है डेल्टा यू, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। हम पोटेंशियल एनर्जी को किस चीज़ के टर्म में डिनोट करते हैं? तो डेल्टा यू के चेंज में डिपेंड करते हैं, मतलब डिनोट करते हैं। तो लिखेंगे डेल्टा यू का मतलब होता है चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। क्या होता है? निगेटिव वर्क डन। ठीक, निगेटिव वर्क डन कौन करेगा? तो इलेक्ट्रिक फोर्स करेगा। और ये हम एनर्जी लिखे हुए हैं। ठीक, ये वर्क डन कर रहा है, तो वर्क डन हो रहा है वो किसके टर्म में हो रहा है? एनर्जी के टर्म में हो रहा है, इसीलिए वहाँ पे एनर्जी लिखे है। तो जो चेंज होगा उसको क्या मतलब समझते हैं पहले कि इनिशियल पॉइंट मेरा R1 है, फाइनल कॉन्फ़िगरेशन या फाइनल पॉइंट मेरा R2 है, और एक समय पे मतलब इनिशियल पॉइंट पे मेरा U1 एनर्जी है और फाइनल पोजीशन पे मेरा U2 एनर्जी है। तो U2 माइनस U1 फाइनल माइनस इनिशियल पोजीशन हम लोग करेंगे। उसके बाद लिखेंगे वो क्या होगा? तो चेंज होगा किसका? इलेक्ट्रिक फोर्स का वर्क डन जो होगा, इलेक्ट्रिक फोर्स का जो वर्क डन होगा, ये जो वर्क डन होगा वो इलेक्ट्रिक फोर्स। ठीक, ये इलेक्ट्रिक फोर्स वर्क डन कौन कर रहा है? इलेक्ट्रिक फोर्स कर रहा है वर्क डन। तो निगेटिव वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स, और इसको हम शॉर्ट में निगेटिव ऑफ U2 मतलब निगेटिव ऑफ वर्क डन लिख दिए हैं, U2 माइनस U2। और तो इसको वर्क डन को हम कैसे डिफाइन करेंगे? तो वर्क डन को डिफाइन करेंगे, फाइनल मेरा ये हो जाएगा, ये वाला U2 माइनस U1 इक्वल टू माइनस ऑफ चेंज इन, ये इंटीग्रल का साइन है R1 से लेके R2 तक, और ये जो फोर्स इलेक्ट्रिक फोर्स dr के रेस्पेक्ट में धीरे धीरे यहाँ से लेके यहाँ तक बढ़ेंगे, तो ये होगा। तो ये आपका फिजिक्स के टर्म में फार्मूला हो गया आपका, एक तरह से समझ सकते हैं इस फार्मूला को आप। ठीक, यह आपका क्या हो गया? एक तरह से फार्मूला हो गया।
तो इसी के टर्म में समझेंगे, इसी में जो फिजिक्स मैथमेटिकली हम लोग जो वेरिएबल के टर्म में समझते हैं या कांस्टेंट के टर्म में समझते हैं या फिजिक्स के टर्म में जो कह सकते हैं, इस तरह हम लोग समझते हैं कि एक पॉइंट पे R1 पे इतना था, R2 पे इतना था, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, तो वह इंटीग्रेशन से हम लोग निकालते हैं यह फार्मूला। ठीक, बात समझ में आई। तो अभी हम लोग सिर्फ बोर्ड के लिए पढ़ रहे हैं, तो प्रूफ पे ध्यान नहीं देना है बात में। और डेरिवेशन के लिए हम एक अलग सीरीज चालू करेंगे, उससे ही हम लोग समझेंगे कि कैसे कोई चीज़ इंपॉर्टेंट डेरिवेशन जो एग्जाम में आता है वो कहाँ, मतलब कैसे हम लोग डेराइव करेंगे। ठीक, इसको आप लोग अभी फिलहाल लिख लीजिए। ठीक, इसको अभी आप लोग बस लिख लीजिए। जो रेफरेंस फ्रेम हमारा हो जाएगा, अब जो रेफरेंस फ्रेम हमारा, हम उसको जो इसमें अभी समझ रहे थे कि इनिशियल पॉइंट मेरा R1 हो गया, इनिशियल मतलब एनर्जी मेरा U1 हो गया, फाइनल कॉन्फ़िगरेशन मेरा फाइनल पोजीशन R2 हो गया और ये U2 हो गया। तो इसमें हम लोग ये समझ रहे थे कि अगर ये इनिशियल वाला ये कॉन्फ़िगरेशन अगर हम लोग इन्फिनिटी टर्म ले ले कि शुरू में चलो इन्फिनिटी में था, बाद में कहीं R2 पे आ रहा होगा या R जगह पे आ रहा होगा, तो हम लोग रेफरेंस फ्रेम क्या मानते हैं, इन्फिनिटी मानते हैं कि हम जो रेफरेंस मान रहे हैं वो इन्फिनिटी से चल के आ रहा है। तो पहले हम लोग मानेंगे कि R1 क्या हो जाएगा, मेरा इन्फिनिटी हो जाएगा। इनिशियल एनर्जी मेरा चलो इन्फिनिटी है तो मान लीजिए उसको हम 0 में समझ लेते हैं। ठीक, उसके बाद R2 मेरा जो फाइनल कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा R हो जाएगा, मतलब डिस्टेंस R पे कुछ गया और उसका पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा, V हम मान लेंगे। ठीक, तो क्या कहते हैं कि U2 माइनस U1 फार्मूला हमारा जो पीछे है उस पर ध्यान दीजिएगा, तो V माइनस 0 हो जाएगा। R1 इनिशियल में हम लोग क्या माने, इन्फिनिटी माने हैं, और उसके बाद R2 क्या माने हैं, R माने हैं। और फोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विथ रेस्पेक्ट टू dr, मतलब जो चेंज हो रहा है डिस्टेंस में वो। तो ये हमारा एक टर्म हो जाएगा अगर हम रेफरेंस फ्रेम को इन्फिनिटी मानते हैं तब। ठीक, तो ये एक पॉइंट हो गया, ये आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं या एग्जाम में कहीं आ जाए, एक तो कन्फ्यूजन नहीं होना है कि अगर रेफरेंस फ्रेम आपका इन्फिनिटी मान ले तो कन्फ्यूज नहीं होना है, आप लोग लिख सकते हैं। तो इसको भी आप लोग लिख लीजिए। चलिए लिख लिए हैं। तो अब हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी जो टॉपिक था वो ख़त्म होता है, बात समझ में आए। अब हम लोग का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी टॉपिक ख़त्म होता है। ठीक, इसके बाद हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी पढ़ेंगे किसके टर्म में, तो 2 पॉइंट चार्ज के टर्म में। जैसे अभी हम लोग जो देख रहे थे तो सिर्फ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी समझे कि क्या होता है, लेकिन अब हम लोग इसको अप्लाई करेंगे कि 2 पॉइंट चार्ज है, एक यहाँ पे एक पॉइंट चार्ज यहाँ है, एक पॉइंट चार्ज यहाँ है, तो उन दोनों के बीच में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा वो हम लोग निकालेंगे और वो डिराइव करेंगे। ठीक, वो हम लोग डिराइव करके निकालेंगे, बात समझ में आई। तो चलिए आगे पढ़ते हैं, तब तक इसको आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं। अब हम लोग पढ़ते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ 2 चार्ज पार्टिकल सिस्टम। ठीक, 2 चार्ज पार्टिकल सिस्टम के इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी में पढ़ेंगे। जैसे हम बता रहे थे कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी किसके टर्म में आएगा, तो चार्ज पार्टिकल के लिए टर्म के लिए में ही आएगा, बात समझिए, चार्ज पार्टिकल के टर्म में आएगा। तो अगर वो 2 चार्ज पार्टिकल के लिए टर्म में आ गया तब उसके बीच का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा वो समझेंगे। तो एक केस है वो समझिए पहले, उसके बाद हम लोग समझेंगे कि उसको डिराइव कैसे करेंगे, उसको लास्टली उसके बीच का जो फार्मूला होगा चार्ज पार्टिकल के बीच में जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला होगा वो कितना होगा वो हम लोग देखेंगे, बात समझ में आए। तो एक केस है कि 2 चार्ज पार्टिकल है, एक चार्ज पार्टिकल ए पे है, एक चार्ज पार्टिकल बी पे है, और चार्ज पार्टिकल क्या है, कितना है, Q1 है, और ये चार्ज पार्टिकल कितना है, Q2 है। ठीक, उसको क्या, और चार्ज पार्टिकल Q1 और Q2 के बीच में जो AB का डिस्टेंस है वो कितना है, R1 है, क्या है, R1 है। ठीक, उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, एक एक्सटर्नल एजेंट यहाँ चार्ज Q2 को क्या करता है, लेता है और इस पॉइंट C पे लेके चला जाता है। ठीक, एक एक्सटर्नल फोर्स इलेक्ट्रिक फोर्स आता है और इस इलेक्ट्रिक चार्ज Q2 को लेकर पॉइंट C पे जाता है। उसके बाद उस दोनों के बीच का डिफरेंस क्या होता है कि R2 हो जाता है, दोनों के बीच का डिफरेंस क्या हो जाता है, R2 हो जाता है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी में हम लोग क्या समझे थे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी में हम लोग यही समझे थे कि यह 2 पॉइंट के बीच का इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच का चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन होता है, मतलब जो उसके बीच का कॉन्फ़िगरेशन चेंज होता है, इलेक्ट्रिक फोर्स जो निगेटिव वर्क डन करता है उसी को हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। तो अब उसी फार्मूला की हेल्प से हम लोग निकालेंगे, बात समझ, उसी के फार्मूला के हेल्प से हम लोग 2 चार्ज पार्टिकल के सिस्टम का, जो 2 चार्ज पार्टिकल का सिस्टम जो हम माने हैं उसके बीच का हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे, बात समझ में आई।
तो इस सिचुएशन को आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं, ठीक, इस सिचुएशन को आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं और लिख लीजिएगा कि लेट 2 पॉइंट चार्जेस Q1 Q2 एट द डिस्टेंस ऑफ R1 एंड फिर उसके बाद बोल रहा है कि एक्सटर्नल, इफ़ द एक्सटर्नल एजेंट डन नेगेटिव वर्क डन ऑन चार्ज Q2 सो इट्स पोजिशन चेंजेस फ्रॉम B to C एंड द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट चार्ज A to C इज R2। अपना इंग्लिश में कुछ कहानी लिखिएगा कि ऐसा ऐसा सिचुएशन जो हम आपको समझा है कि दो चार्ज पार्टिकल है, एक A पे और B पे Q1 Q2, उस पर एक्सटर्नल एजेंट कुछ फोर्स लगा, रिलेटिव फोर्स Q2 पे फोर्स लगा के उसको क्या कर देगा, C पे ले जाएगा। और दोनों के बीच का पहले का डिस्टेंस क्या था, R1 था, और तो बाद में क्या हो गया, R2 था। तो ये आप राम कथा कहानी लिख दीजिएगा, मतलब इंग्लिश में थोड़ा, कि एग्जामिनर को लगे कि हाँ, एग्जामिनर को लगे कि बच्चा थोड़ा पढ़ा लिखा है, समझदार है, जानता है, इसलिए इसको फुल नंबर देना चाहिए। वैसे हम इसके बाद लिख देंगे, आप टेंशन ना ले, हम लिख देंगे, ठीक। वैसे आप लोग समझ सकते हैं, आप लोग बहुत समझदार है पहले से, ठीक। चलिए इसको नोट डाउन कीजिए। तो जो राम कहानी हम इंग्लिश में कुछ बोले थे या आपको बोले थे लिखने के लिए, वो हम बोर्ड पे लिख चुके हैं। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या खुद लिख सकते हैं अभी। तो और हम इसको समझा देते हैं फिर से कि क्या बोले थे हम इंग्लिश में, समझे। लेट 2 पॉइंट चार्ज Q1 Q2 आर प्लेस्ड एट डिस्टेंस प्लेस एट ए बी रेस्पेक्टिवली विथ डिस्टेंस R1, ठीक। ये R1 क्या है, डिस्टेंस है, ठीक। तो यह दो बताए थे कि 2 पॉइंट चार्ज है Q1 Q2 जो ए बी पे है और उनके बीच का डिस्टेंस क्या है, R1। फिर बोल रहा है कि नाउ Q2 चार्ज ये वाला इज मूव बाई एक्सटर्नल एजेंट फ्रॉम B to C। तो एक एक्सटर्नल एजेंट इलेक्ट्रिक फोर्स आता है और चार्ज Q2 को B से लेके C पे जाता है और उनके बीच का बाद में क्या होता है, सेपरेशन बिटवीन बिकम्स R1। सेपरेशन क्या होता है, R2 हो जाता है, ठीक। सेपरेशन क्या हो जाता है, R2 हो जाता है। नाउ द चेंज इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन B एंड C। उसके बाद अब वो बोल रहा है कि जो चेंज होगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी जो चेंज होगा B और C के बीच में, वो क्या होगा, तो वो अब हम लोग डिराइव करेंगे मैथमेटिकली या फिजिक्स के टर्म में। तो इसको लिख सकते हैं आप लोग कहाँ, मतलब इंग्लिश को। तो अब हम लोग जो डेराइव कर रहे थे कैसे करेंगे, तो ये कहाँ गया, ये हम डेराइव किए हैं, आधा हुआ है बोर्ड के छोटा होने के कारण। फिर इसके बाद समझाने के बाद हम फिर आधा लिखेंगे। उसके बाद आप लोग इसको मेरे साथ हम समझा रहे हैं, आप लिखते चलिए, ठीक। हम लिखने में टाइम वेस्ट नहीं कर रहे हैं क्योंकि आपका टाइम मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्ज़ाम बहुत करीब है, इसीलिए हम लिखने में टाइम वेस्ट नहीं कर रहे हैं। आप लोग लिखना ज़रूरी है, ठीक। तो क्या है, ये इनिशियल और फाइनल पोजीशन में जो चेंज हो रहा था वो U2 था U1 से, और जो डिस्टेंस R1 से R2 गया, डिस्टेंस R1 से R2 गया। तो क्या हुआ, U2 माइनस U1 लिखेंगे एक तरफ, इक्वल टू माइनस निगेटिव वर्क डन होता है, निगेटिव होता है R1 से लेके R2 तक। और ये क्या है, इलेक्ट्रिक फोर्स किसके रिस्पेक्ट में, तो वो डिस्टेंस dr के रिस्पेक्ट में जो चेंज हुआ वो छोटा सा हम एक वहाँ पे पिछले वीडियो में, मतलब पीछे बोर्ड में आप देखिएगा, वीडियो को पीछे रिवाइंड करके देखिएगा कि हम छोटा सा dr डिस्टेंस माने हैं, एक dr डिस्टेंस हम मान के चले हैं। नीचे सबसे नीचे होगा, पीछे वीडियो में रिवाइंड करके फिगर में देखिए, ठीक। तो ये हुआ। तो अब हम लोग क्या करते हैं, U2 माइनस U1 इस साइड तो कंटिन्यू वही रहेगा, U2 माइनस U1 ही होगा, लेकिन जो R1 R2 होगा वो भी उसी तरह रहेगा। और इलेक्ट्रिक फोर्स क्या होगा, तो K Q, दो चार्ज के बीच का इलेक्ट्रिक फोर्स क्या होता है, तो कूलम्ब्स लॉ में पढ़ाए थे हम, K Q1 माइनस Q2 यहाँ पे बाई R स्क्वायर dr cos थीटा, ठीक। K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर dr cos थीटा हम इलेक्ट्रिक क्या पढ़ाए थे, हम वहाँ पे कूलम्ब्स लॉ में पढ़ाए थे ये बात, ठीक। उसके बाद U2 माइनस U1 और हम क्या करेंगे, इस पूरे इक्वेशन में से कि माइनस K Q1 Q2 बाहर निकाल लेंगे। क्यों, क्योंकि K Q1 Q2 एक कांस्टेंट टर्म है, ये इसका जो वैल्यू होता है K का वैल्यू, चार्ज का Q1 का वैल्यू और चार्ज Q2 का वैल्यू यह कांस्टेंट होगा, इसीलिए हम इसको इंटीग्रेशन के पूरा इस ड्रामा से हम बाहर निकाल लिए। फिर उसके बाद क्या किए, इंटीग्रेशन ऑफ R1 से लेके R2 और ये R2 को हम ऊपर किए तो R पावर माइनस 2 हो गया, किसके रिस्पेक्ट में, dr, ठीक, किसके रिस्पेक्ट में, dr के रिस्पेक्ट में। और यहाँ पे हमको एंगल नहीं दिया हुआ था, एंगल
का कोई बात नहीं था, एंगल का यहाँ पे कोई केस नहीं था, इसीलिए हम cos थीटा को हटा दिए, क्योंकि cos थीटा एंगल मेरा 0 हो गया, तो 0 का वैल्यू 1 होता है, तो वो मल्टीप्लाई होके ख़त्म हो गया। बात समझ में आई? उसके बाद क्या था, हाँ उसके बाद हम लोग इसको इंटीग्रेट करेंगे, इस चीज़ को इंटीग्रेट करेंगे, तो u2 माइनस U1 माइनस के Q1 Q2, और इसको इंटीग्रेट करेंगे माइनस R2 को dr के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे, तो r टू दी पावर माइनस 2 प्लस 1, इसको फिर -2 बाई -2 प्लस 1 R1 से लेके R2। तो ये पूरा राम कहानी था। आप इंटीग्रेशन आप लोग को आता होगा, आप क्लास 12 के स्टूडेंट है तो इतना बेसिक इंटीग्रेशन आपको आता होगा, ठीक। तो इस यहाँ तक हम लिखे हैं, आप इसको लिखिए, यहाँ तक इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, इसको समझिए, लिखिए, उसके बाद हम इसको आगे हम कंटिन्यू करते हैं। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं इस चीज़ में, ठीक। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक। तो यहाँ से उठकर जहाँ हम लोग छोड़े थे, इसको उठाकर हम लोग ऊपर लाए, और फिर से u2 माइनस U1 माइनस के Q1 Q2, और इस चीज़ को यहाँ पे अगर हम सॉल्व करते हैं -2 प्लस 1 -2 प्लस 1, तो अब देखिए हमको माइनस प्लस पर मतलब सब ऐड सब्ट्रैक्ट बढ़ाना पड़ रहा है, -8 पर पावर -1 माइनस हो जाएगा, और उसके बाद R1 से लेके R2 तक। अब हम लोग यहाँ पे एक चीज़ समझेंगे, यहाँ -1 है और ये -Q1 है, Q है, माइनस साइन आ गया, तो यहाँ माइनस, यह माइनस प्लस हो जाएगा, तो माइनस तो मेरा गया। यहाँ पे समझने वाली चीज़ है कि -1 यहाँ पे है और यहाँ पे क्या है, माइनस है, तो -1 को बाहर निकालेंगे तो वो क्या कर देगा, माइनस वाले साइन को पॉजिटिव कर देगा, ठीक। उसके बाद इस R पे पावर -1 को अगर हम लोग सही करते हैं, तो अच्छे से इसको लिखते हैं, तो 1/R हो जाएगा, और R1 से लेके R2 तक हो जाएगा। उसके बाद हम इसको और आगे करते हैं, तो R2 माइनस R1 U2 माइनस U1 इक्वल टू के Q1 Q2 बाई इंटू 1/R2 माइनस 1/R1 हो जाएगा। फिर इसको और अच्छे से लिखते हैं, U2 की जगह हम V2 डालते हैं और U1 की जगह V1 डालते हैं, और K को हम लिखते हैं बाई 1/4πε0 और Q1 Q2 इंटू 1/R2 माइनस 1/R1। तो दो इलेक्ट्रिक चार्ज के बीच का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी इतना हो जाएगा। दो इलेक्ट्रिक चार्ज के बीच का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी इतना हो जाएगा। बात समझ में आप लोग को आई कि नहीं आई ये बताइए। अगर आई होगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए नेक्स्ट वीडियो के लेक्चर के लिए। अभी हम लोग इसमें एक चीज़ और मान के चलेंगे, ठीक। तो यह क्या है, V2 माइनस V1 इक्वल टू Q1 Q2 4πε0 इंटू 1/R2 माइनस 1/R1। बात समझ में आई? थोड़ा अब मार्कर का इंक ख़त्म हो गया था तो हम फिर से डाल लिए, समझ में आया? तो अब हम लोग एक केस माने थे कि रेफरेंस पॉइंट अगर हम क्या करते हैं, इन्फिनिटी मानते हैं, तब क्या होगा। रेफरेंस पॉइंट अगर हम इन्फिनिटी मानते हैं तब क्या होगा। तो यहाँ पे हम बस इन्फिनिटी डाल देंगे, ठीक है। इसको आप तब तक लिखिए, उसके बाद हम लोग थोड़ा देर और आगे पढ़ेंगे, ठीक। 2 मिनट और पढ़ेंगे। इसको आप लोग तब तक नोट डाउन कीजिए, इसको नोट डाउन कीजिए आप लोग। तो हम लोग देख रहे थे नया केस क्या मान रहे थे कि अगर हम लोग इफ़ रेफरेंस फ्रेम इज़ टेकन एट इन्फिनिटी, अगर हम रेफरेंस फ्रेम को R1 को हम इन्फिनिटी मान लें तब क्या होगा। तो R1 को अगर इन्फिनिटी मानते हैं, R1 को इन्फिनिटी, U1 तो इन्फिनिटी है, तो U1 मतलब इनिशियल जो मेरा एनर्जी होगा वो 0 हो जाएगा, R2 क्या हो जाएगा, R हो जाएगा, और U2 क्या हो जाएगा, मेरा V हो जाएगा। तो मेन फार्मूला मेरा क्या था, मेन तो फार्मूला मेरा ये था, ये मेन मेरा फार्मूला था। इस पे हम क्या करेंगे, बस वैल्यू पुट कर देंगे, इसमें वैल्यू पुट गया तो U1 U2 क्या हो जाएगा, V हो जाएगा -0 Q1 Q2 बाई 4πR², और 1/R2 की जगह हम डालेंगे R बाई 1/∞। तो ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और क्या हो जाएगा फाइनली मेरा पोजीशन क्या होगा, एनर्जी क्या हो जाएगा, V इक्वल टू Q1 Q2 बाई 4πε0 इंटू 1/R। बात समझ में आई? यह मेरा फाइनल हो जाएगा। तो कीजिएगा क्या कि वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए वीडियो के नेक्स्ट लेक्चर के नोटिफिकेशन के लिए। और वीडियो अगर अच्छा लगा होगा, कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा, तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो तब तक के लिए पढ़ते रहिए और मस्त रहिए और मज़े कीजिए।
तो बाय एवरीवन, सी यू, टाटा।